नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत चीन से अपेक्षा करता है कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों से पीछे हटेगा और तनाव खत्म कर अमन चैन पूरी तरह बहाल करेगा। भारत ने जोर देकर कहा, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को बेरोक-टोक और तत्काल राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत के महत्वपूर्ण कदमों की वजह से देश में प्रति 10 लाख संक्रमण की दर और मृत्यु दर सबसे कम स्तर पर बनी हुई है। देश में अब तक 13 लाख से अधिक कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए। जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कल से चलेगी। समाचार संध्या में अपने सहयोगी रवि कपूर के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। भारत ने कहा है कि वो चीन से उम्मीद करता है कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों में आमने सामने डटी सेनाओं को पीछे हटाने और तनाव कम करने तथा अमन चैन पूरी तरह बहाल करने के लिए ईमानदारी से कार्य करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज शाम संवाददाताओं को बताया कि भारत इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने 5 जुलाई को फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा की थी। दोनों विशेष प्रतिनिधि सहमत हुए थे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने खड़ी सेनाओं के बीच उलझाव जल्द से जल्द खत्म किया जाए और आपसी समझौते तथा संधियों के अंतर्गत सीमा क्षेत्रों में अमन चैन बहाल हो। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए शांति और सौहार्द को पूरी तरह बहाल करना भी आवश्यक बताया गया। एक सवाल के जवाब में अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने विदेशी सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना और कामकाज के लिए 2009 में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश कन्फ्यूशियस केंद्र सहित ऐसे सभी सांस्कृतिक केंद्र पर लागू होते हैं जो स्वायत्त विदेशी संगठन से समर्थित तथा प्रायोजित हों। इन दिशा निर्देशों के तहत भारतीय संगठन के साथ सहयोग करने के इच्छुक किसी भी केंद्र को कोई सहमति पत्र या समझौता करने के लिए विदेश मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि कोई भारतीय संस्थान ऐसा समझौता करता है तो वो इन दिशा निर्देशों के दायरे में आएगा और फिर उसे भी सरकार की स्वीकृति लेनी होगी। भारत ने आज कहा कि उसे कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से कोई संदेश नहीं मिला है। एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो जाधव को निर्बाध और बेरोक-टोक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को उन मूलभूत मुद्दों को सुलझाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पूरी तरह लागू करने से संबंधित हैं। ये सभी मुद्दे भारत को सभी प्रासंगिक कागजात उपलब्ध कराने तथा जाधव तक बिना किसी बाधा और किसी शर्त के राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। पाकिस्तान के नए नक्शे के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के आधारहीन दावों से पता चलता है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के जरिए और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के नए नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिमी गुजरात के कुछ हिस्से शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पर तुर्की के बयान के बारे में प्रश्न पर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये तथ्यात्मक रूप से गलत, पक्षपातपूर्ण और अवांछित है। उन्होंने तुर्की सरकार से वास्तविक स्थिति को अच्छी तरह से समझने और भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने से बचने का अनुरोध किया। भारत ने पाकिस्तान से भी कहा है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करे और यहां सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश न करे। राम मंदिर के निर्माण पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां बहुत खेदजनक हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की प्रतिक्रिया उस देश से अप्रत्याशित नहीं है जो अपने अल्पसंख्यकों को धार्मिक अधिकार नहीं देता और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से निपटने के भारत के अनुभवों की चर्चा की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चीन ने 7 जनवरी को जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को महामारी के बारे में सूचित किया, भारत ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 से निपटने में भारत ने विभिन्न स्तरों पर जो महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनकी वजह से देश में उच्च जनसंख्या घनत्व के बावजूद प्रति 10 लाख संक्रमण की दर और मृत्यु दर सबसे कम स्तर पर बनी हुई है। पूर्णबंदी लागू करने के फायदे के बारे में डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि इसका जिस तरह से विस्तार किया गया, उससे महामारी के संक्रमण की दर कम करने में मदद मिली और सरकार को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा तथा परीक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में भारत में कोविड महामारी के परीक्षण के लिए सिर्फ एक प्रयोगशाला थी, जबकि आज इनकी संख्या 1370 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 140 व्यक्तियों के परीक्षण की सुविधा होना आवश्यक है, जबकि भारत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 में इस स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के आपातकालीन उपायों के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 890 करोड़ रुपए की सहायता की दूसरी किस्त जारी की है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है। आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सहायता एक समेकित नीति के अंतर्गत दी जा रही है। केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक कोविड सहयोग के लिए रास्ता प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में श्री मोदी के विदेशों तक पहुंच बनाने के प्रयासों से इस महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने में बड़ी सहायता मिली है। वे आज कोविड-19 महामारी के दौरान सुशासन संबंधी बेहतरीन तौर तरीकों पर एक वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यशाला का आयोजन संयुक्त रूप से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि श्री मोदी 1 करोड़ अमरीकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 आपातकालीन निधि बनाने में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि सार्क, नैम, G20 और अन्य मंचों पर महामारी से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित किया है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों और प्रमुखों के साथ व्यक्तिगत आधार पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ने भारत को प्रभावी तरीके से महामारी से लड़ने में मदद की और कई अन्य देशों द्वारा भी इसका अनुकरण किया गया। अपने संबोधन में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि कई विकासशील देशों को अपने सीमित संसाधनों और स्वास्थ्य और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के कारण इस महामारी की चपेट में आना पड़ा, लेकिन भारत ने अपने पड़ोसी और अन्य देशों तक चिकित्सा और अन्य सहायता पहुंचाई। 2 दिवसीय सम्मेलन में 184 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 26 देशों के राजनयिक, सिविल सेवक और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे आशा दीदी, हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कल कोविड-19 के सर्वाधिक लगभग 6,65,000 नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 2 करोड़ 21 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। प्रतिदिन 6 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने यहां जांच क्षमता बढ़ाने को कहा है। देश में अब तक 13 लाख से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 46,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 67% से अधिक हो गई है। मृत्यु दर भी कम होकर 2.07% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में लगभग 56,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। देश में अब तक लगभग 19,64,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
लगभग 6 लाख लोगों का देश भर में उपचार चल रहा है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,699 हो गई है। गुजरात में जिम, फिटनेस सेंटर और योग स्टूडियो आज नए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुल गए। आकाशवाणी के अहमदाबाद संवाददाता ने खबर दी है कि इनमें से ज्यादातर सेंटर कोविड-19 संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में अधिकतर जिम, फिटनेस ट्रेनिंग केंद्र और योग स्टूडियो नई मार्गदर्शिका जारी होने के साथ ही आज से फिर खुल गए हैं। नई मार्गदर्शिका के अनुसार कोई भी जिम या योग स्टूडियो में किसी भी वक्त उनकी पूरी क्षमता के 25% से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। अनेक जिम मालिकों ने सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए पंप रखे हुए हैं, जिससे किसी भी साधन के एक बार के प्रयोग के बाद उनको सैनिटाइज किया जा सके। करीब 4 महीने के बाद शुरू होने के बावजूद आज पहले दिन बहुत कम संख्या में लोग जिम और फिटनेस केंद्र में देखे गए। जिम, फिटनेस केंद्र और योग स्टूडियो के संचालकों को आशा है कि किए गए उपायों को देखने के बाद धीरे धीरे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कई पुलिसकर्मी भी कोविड-19 महामारी की चपेट में आए हैं। आज नागपुर पुलिस के 2 कर्मी महामारी से मौत का शिकार हुए, जिससे कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 109 हो गई है। 50 साल के एक हेड कांस्टेबल और 54 साल के एक एएसआई ने कोरोना संक्रमण की वजह से नागपुर के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। 10,000 से भी अधिक महाराष्ट्र पुलिस कर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 109 जन की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों में 1035 अधिकारी भी शामिल है। इस समय पुलिस बल में 1859 सक्रिय मामले हैं, जबकि 8060 पुलिसकर्मी अब तक इस बीमारी से उभर चुके हैं। अधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करने के दौरान अब तक पुलिस कर्मियों पर हमलों की 324 घटनाएं हुई है, जिसमें 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मारपीट के मामलों में पुलिस ने 886 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन के मामलों में कम से कम 2,22,296 अपराध दर्ज किए गए हैं और 13,771 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। देवप्रिय भट्टाचार्य के साथ मैं निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक में आज 6,805 नए लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हुए, जबकि 5,602 मरीज ठीक हुए। कोविड से 93 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में आज 48,421 नमूनों की जांच की गई। गुजरात में अहमदाबाद में कोविड-19 के एक अस्पताल में आज तड़के भीषण आग लगने से 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि ये घटना तड़के 3:30 बजे अहमदाबाद के नवरंगपुरा के श्रेया अस्पताल में हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अहमदाबाद की इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री कोविंद ने कहा कि उन्हें दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलने पर दुख हुआ है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे दुर्घटना में हुई मौतों से दुखी हैं तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कोविड लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे करीब 2,88,699 निवासियों को जम्मू कश्मीर वापस लाया गया है। इन लोगों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रयासों से लखनपुर के रास्ते सड़क से और विशेष रेलगाड़ियों के जरिए लाया गया है। इस दौरान सभी आवश्यक दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अब तक जम्मू कश्मीर के जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों पर 106 विशेष रेलगाड़ियां आई। करीब 2,129 नागरिकों को लखनपुर के रास्ते सड़क मार्ग से लाया गया। इनमें 904 लोग विदेश से आए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक विदेशों से स्वदेश वापस लाए गए प्रवासियों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। दुनिया में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का ये सबसे बड़ा अभियान है, जो अब भी जारी है। मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक करीब 9.5 लाख प्रवासी भारतीय स्वदेश वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण जारी है। ये चरण 1 अगस्त को शुरू हुआ था।
विदेशों से मिले अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए करीब 60 और उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत चीन से अपेक्षा करता है कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों से पीछे हटेगा और तनाव खत्म कर अमन चैन पूरी तरह बहाल करेगा। भारत ने जोर देकर कहा, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को बेरोक-टोक और तत्काल राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत के महत्वपूर्ण कदमों की वजह से देश में प्रति 10 लाख संक्रमण की दर और मृत्यु दर सबसे कम स्तर पर बनी हुई है। देश में अब तक 13 लाख से अधिक कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कल से चलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को आज संबोधित करते हुए ये बात कही। The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. श्री दास ने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% पर बनी रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि रिवर्स रेपो दर भी 3.35% पर बनी रहेगी। समिति का यह भी मानना है कि इस वर्ष जुलाई में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संक्रमणों में नए सिरे से वृद्धि ने अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के उन शुरुआती संकेतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जो मई और जून में दिखाई दिए थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर जो मार्च 2020 में 5.8% थी, वो जून में अंतरिम अनुमानों के अनुसार 6.1% हो गई थी। भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ने दिवाले और ऋण शोधन अक्षमता से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में तीसरे संशोधित नियम अधिसूचित किए हैं। इनमें लिक्विडेटर को किए जाने वाले भुगतान के निर्धारण के लिए समिति गठित करने की व्यवस्था है। संशोधित नियमों में कई स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और जापान को प्रामाणिक निवेशकों से विश्वसनीय साझेदारी की आशा है। श्री गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्वेस्ट इंडिया विशिष्ट निवेश मंच के जापानी संस्करण की तीसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि जापान और भारत व्यापार के संबंधों का विस्तार करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और जापान भौगोलिक, राजनीति, सामरिक मामले या व्यापार, अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधित किसी भी विपरीत स्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि जापान भारत का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय व्यापारिक साझेदार है। सरकार कारोबार की निरंतरता बनाए रखने के लिए रणनीति और कार्ययोजना तैयार कर रही है तथा वैश्विक निवेशकों का शानदार स्वागत भी कर रही है ताकि निवेश के लिए भारत निरंतर उनकी पसंद बना रहे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन, दाग को जो पल में हरे, वो है जालिम लोशन। पीढ़ियों से प्रचलित वही नाम वही काम, जालिम लोशन, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। ये आकाशवाणी है। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी किसान रेल कल से चलने लगेगी। ये ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से दूसरे पहर 11 बजे रवाना होगी और बिहार के दानापुर के बीच फल, सब्जियां, मांस, मछली और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई करेगी। किसान रेल के रुकने के लिए नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर में हॉल्ट बनाए गए हैं।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल कल वीडियो संपर्क के माध्यम से रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली ट्रेन लगभग 32 घंटे में 1519 किलोमीटर की दूरी तय कर 8 अगस्त को शाम 6:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। रेल मंत्री ने कहा है कि उनके मंत्रालय का उद्देश्य किसान रेल के माध्यम से खेती करने वालों की आमदनी दोगुना करना है। किसान रेल में वातानुकूलित डिब्बे बनाए गए हैं और इसके माध्यम से देश भर में मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाली कई वस्तुएं निर्बाध रूप से पहुंचाई जा सकेंगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने खराब होने वाली वस्तुओं के सप्लाई चेन कराने के लिए इस साल के बजट में किसान रेल प्रारंभ करने की घोषणा की थी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जल सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में रिपोर्ट की एक प्रति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेंट की। जल शक्ति मंत्री ने उपराष्ट्रपति को विभिन्न कदमों, खास तौर पर घर घर में पाइपलाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। श्री शेखावत ने उपराष्ट्रपति को ये भी बताया कि केंद्र देश भर के सभी गांवों में पाइपलाइनों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाली पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने में पूरी मदद दे रहा है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के उदयगिरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी घरों में पाइपलाइनों से पानी उपलब्ध कराने के बारे में उपराष्ट्रपति के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री शेखावत ने भरोसा दिलाया कि एक बार राज्य सरकार की ओर से इस बारे में प्रस्ताव मिल जाने पर केंद्र पक्के तौर पर धन उपलब्ध कराएगा। महिला उद्यमी और सशक्तिकरण समूह वी कोहाट ऐसी पहल है जो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से लेकर घरेलू महिलाओं तक को संतोषप्रद रोजगार के विकल्प के रूप में उद्यमिता अपनाने की प्रेरणा देती है। भारत में अपनी तरह का यह पहला प्रयास है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और समर्थित आईआईटी दिल्ली के इस कार्यक्रम में कामकाजी माहौल को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास किए जाते हैं। वी कोहाट के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया है। देश भर के 16 राज्यों की महिला उद्यमियों ने इसमें भाग लिया। डॉक्टर नीता दोशी ने अपनी अनूठी पहल के लिए कांस्य पदक पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो हवा में मौजूद कणों को बारिश में बदल देती है। इस प्रकार कराई गई कृत्रिम बारिश से खेती में लाभ होगा, पानी की कमी दूर की जा सकेगी और बाढ़ के पानी का सिंचाई में उपयोग किया जा सकेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉक्टर नीता दोशी ने WEE को यादगार अनुभव बताया। We all have walked miles since January 2020 and I personally traveled 3,000 kilometers for one session. I'm sure we'll be really successful to proudly share our experiences about the quality time we spent at WE and our achievements. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे समेत देश के जाने माने शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में कल से 21 अगस्त तक देशभक्ति पर आधारित फिल्म समारोह का ऑनलाइन आयोजन करेगा। इस समारोह में भारतीय इतिहास की ऐसी घटनाओं पर आधारित फिल्मों को दिखाया जाएगा जो स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य की गाथाओं पर आधारित हों। इस समारोह का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल मनाया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन कर रहा है। वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह के दौरान देश भर के हथकरघा समूह, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT परिसर, सभी 28 बुनकर सेवा केंद्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और अन्य संबंधित पक्ष ऑनलाइन इस समारोह से जुड़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में शिक्षा मंत्रालय माई गॉव पोर्टल के सहयोग से देश भर में 9वीं और 10वीं तथा 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT इस प्रतियोगिता के लिए नोडल एजेंसी होगी। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत विषय के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों से निबंध लिखने होंगे।
निबंधों का चयन 2 स्तरों पर किया जाएगा। पहले स्तर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन्हें अंतिम रूप देंगे। एनसीईआरटी के विशेषज्ञों की एक टीम प्रत्येक राज्य से 10 निबंधों का चयन करेगी, जिन्हें अंतिम चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। प्रतियोगिता के अगले चरण में 9वीं और 10वीं तथा 11वीं और 12वीं कक्षाओं की अलग अलग श्रेणियों के लिए 30 निबंधों का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार राशि के बारे में घोषणा बहुत जल्द ही की जाएगी। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिसिन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए दिल्ली के जोरबाग स्थित ठाकुर द्वारा ट्रस्ट ने 15 लाख रुपए की दवाएं उपलब्ध कराई हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लगभग 2000 स्वैच्छिक कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई और राज्य के विभिन्न इलाकों में पिछले 3 दिनों से जारी भारी वर्षा के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। विशेषकर कोंकण क्षेत्र और कोल्हापुर पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जहां पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वाडेटीवर ने कल रात मुंबई में सचिवालय स्थित नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए किए जा रहे प्रबंध और वर्षा के हालात का जायजा लिया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान लगभग 26 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम दर्जे की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने या 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 18 जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। लद्दाख में आमतौर पर आसमान साफ रहने और दोपहर या शाम के समय हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 16 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। मनोज शशिधर के नेतृत्व में केंद्रीय अन्वेषण अधिकरण सीबीआई की विशेष टीम सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच करेगी। हमारे संवाददाता ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि आईपीएस अधिकारी श्रीमती गगनदीप गंभीर भी जांच टीम में शामिल हैं। केंद्र ने कल उच्चतम न्यायालय को सूचना दी थी कि अभिनेता की कथित हत्या की सीबीआई जांच कराने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को शोणितपुर जिले में कल हुई हिंसा की जांच कराने का निर्देश दिया है। श्री सोनोवाल ने लोगों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने का भी आग्रह किया है। भारत ने लेबनान के बंदरगाह शहर बेरूत में कल हुए भीषण विस्फोट से हुए नुकसान का अनुमान लगाने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज संवाददाताओं को बताया कि नुकसान के अनुमान के आधार पर ही भारत लेबनान को दी जाने वाली सहायता के बारे में फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि बेरूत में किसी भारतीय के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष की पार्टी संसद के आम चुनावों में बहुमत की तरफ बढ़ रही है। आम चुनाव के लिए कल मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना जारी है। श्रीलंका पीपुल पार्टी एसएलपीपी 22 निर्वाचन जिलों में से कम 16 में बहुमत की ओर बढ़ रही है। पार्टी ने अब तक गिने गए 20 लाख से अधिक वोटों में से करीब 67% वोट हासिल किए हैं। पूर्व मंत्री साजिद प्रेमदास की समागी जन बलवायगा एसजेबी पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। इस पार्टी को करीब 20% वोट मिले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी यूएनपी कई सीटों पर चौथे स्थान पर सिमट गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत चीन से अपेक्षा करता है कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों से पीछे हटेगा और तनाव खत्म कर अमन चैन पूरी तरह बहाल करेगा। भारत ने जोर देकर कहा, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को बेरोक-टोक और तत्काल राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत के महत्वपूर्ण कदमों की वजह से देश में प्रति 10 लाख संक्रमण की दर और मृत्यु दर सबसे कम स्तर पर बनी हुई है।
देश में अब तक 13 लाख से अधिक कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कल से चलेगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।